dear student. So today we will study about the chapter changes around us and this is a chapter of class 6. ठीक है, चेंजेस अराउंड अस. देखो नाम से ही पता चल रहा है चेंजेस अराउंड अस मतलब समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. इसका मतलब हमारे चारों ओर जो चीजें हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट ऑल आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ठीक है, जैसे आपके फ्रिज में आइस है, ठीक है, आपने उस आइस को बाहर निकाल के रख दिया तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो आइस होगा वो मेल्ट हो जाएगी. फिर उसी को आपने उसी जो आइस मेल्ट होकर जो वाटर में कन्वर्ट हुई है, आपने उसी वाटर को ले जाके दोबारा फ्रीजर में रख दिया तो आफ्टर सम टाइम इट विल फ्रीज. तो इसका मतलब है कि आइस से वाटर बना और वाटर से आइस बनी, तो देयर इज नथिंग हैपन्स डिफरेंट. कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, वो कॉमन ही था. ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप चेंजेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो जो आपके चारों ओर चेंजेस हो रहे हैं उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस. तो चलिए फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. ठीक है, और वो चेंजेस जो हैं वो बेसिकली आपके रिवर्सिबल भी हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको आइस और वाटर का एग्जांपल दिया, तो आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस देयर इज नथिंग जो है दैट इज नथिंग डिफरेंट हियर. तो और वो चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी है कि आइस से वाटर बन गया और वाटर से आइस बन गया. ठीक है, और केमिकल चेंजेस का क्या मतलब होता है कि केमिकल चेंजेस आर चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस भी बनता है एंड अ न्यू सब्सटेंस इज आल्सो फॉर्म. ठीक है, जैसे ग्रोथ, अगर हम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को ऑब्जर्व करें कि छोटा सा जो प्लांट है वो एक ट्री बन जाता है, तो वो एक तरीके का केमिकल चेंज है और उसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं. जैसे घर पे मम्मा फूड कुक कर रही हैं तो कुकिंग ऑफ फूड भी जो है वो केमिकल चेंज है और उस केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बन के आ रहा है. जैसे आपने पेपर को बर्न कर दिया, अब पेपर बर्न होने के बाद जो है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और ऐश जो है रिवर्सिबल नहीं है कि आप उससे एक नया सब्सटेंस जो है वो बना सकें. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपने चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है. तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे इसके अंदर हो गया आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर कि आपने पेपर को टीयर कर दिया तो टीयर करने के बाद भी वो पेपर ही रहेगा. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो ग्लास भी जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है वो भी एक फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंजेस में आपका आ गया ग्रोथ इन प्लांट्स. ठीक है, ग्रोथ इन प्लांट्स से केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन और बस्टिंग ऑफ क्रैक. तो ये सारे आपके केमिकल चेंज है दैट कैन नॉट बी रिवर्स. अब इन्हीं चेंजेस, ये जो सारे चेंजेस है इसमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्लो चेंजेस हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपके फास्ट चेंजेस हैं. जैसे आप ग्लास ब्रेक हो, फास्टली ब्रेक हो गया एकदम से, वो आपने पेपर को फाड़ दिया तो वो फास्टली ब्रेक हो गया. लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है ना, तो ग्रोथ जो है वो प्लांट्स के अंदर बहुत धीरे धीरे टेक्स प्लेस होती है. तो ये एक स्लो चेंज है, एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि चेंजेस, कुछ चेंजेस स्लो होते हैं और कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं. तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी धीरे धीरे आपकी जो है वो मेल्ट होती है आइस, तो ये भी आपका एक तरीके का स्लो प्रोसेस हो गया. वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ आइस पे भी, आपके आइस की कितनी क्वांटिटी थी. ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर आपने एकदम से फाड़ दिया, स्लो प्रोसेस है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जो है आपका जो है वो फास्ट प्रोसेस है, एकदम से आपका ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया. टीयरिंग ऑफ पेपर जो आपका फास्ट प्रोसेस है. ठीक है, तो अब ग्रोथ इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ इन प्लांट स्लो प्रोसेस है. बर्निंग ऑफ पेपर क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है तो वो फास्टली जो है वो बर्न हो जाता है, एक फास्ट प्रोसेस है. रस्टिंग ऑफ आयरन धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है. और अगर आपने क्रैकर्स जब आप जलाते हैं दिवाली पे, जब आप पटाखे छोड़ते हो तो वो इंस्टेंटली बर्न हो जाते हैं, तो वो भी एक फास्ट प्रोसेस है. तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेसिस पे हम इनको इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा चेंज आपका स्लो चेंज है और कौन सा चेंज आपका फास्ट चेंज है. तो चलिए इसमें जैसे आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को स्टडी किया कि फिजिकल चेंजेस में जो है वो कोई नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बन रहा, लेकिन केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस जो है वो बनता है. एंड व्हेन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग देन द हीट इज गिवन आउट और टेकन इन. ये मैटर करता है क्योंकि कोई भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज जो है वो बिना हीट के तो होता नहीं है. उसमें या तो उसको हीट एब्जॉर्ब होगी या उसमें से हीट एवोर्ब होगी. तो उसके बेसिस पे चेंजेस को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक चेंज और एंडोथर्मिक चेंज. अब देखो एक्सोथर्मिक चेंज का मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट इज इवोल्व, मींस दैट इज गिविंग आउट द हीट. तो इसका क्या मतलब है, दैट हीट इज, एक्सोथर्मिक चेंजिंग का मतलब है हीट इज
इज इवॉल्विंग, इट इज इवॉल्विंग मतलब हीट इज गिवन आउट। तो एक्सोथर्मिक चेंजेस मतलब हीट इज गिवन आउट। अब गिवन आउट जैसे मींस आप फूड टेकिंग कर रहे हैं, देन व्हाई यू आर टेकिंग फूड, बिकॉज फूड गिव्स यू एनर्जी। उस फूड से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो फूड से जब हमें एनर्जी मिलती है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उस रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। मतलब एनर्जी इज इवॉल्विंग आउट आर बॉडी, वो हमारी बॉडी से बाहर आ रही है, तो वो एक आपका एक्सोथर्मिक चेंज है। तो इसके अंदर आपका एग्जांपल आ गया आपका रेस्पिरेशन की, जो भी आप फूड खा रहे हैं उससे जो आपको एनर्जी मिल रही है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे जो लोग बेसिकली ठंडे एरियाज में रहते हैं, या हमें भी जैसे विंटर्स में काफी ठंड लगती है, तो क्या होता है, वी सिट नियर बाय द बर्निंग वुड, हम बर्निंग वुड या बर्निंग कॉल के सामने बैठ जाते हैं ताकि हमें हीट मिल सके, क्योंकि वो जो बर्निंग वुड है या जो बर्निंग कॉल है दैट इज इवॉल्विंग आउट हीट टू कीप अस वार्म। तो उसकी जो वार्म से हमें जो है रिलीफ मिलता है कोल्ड से। तो जो वो बर्निंग ऑफ कोल है या बर्निंग ऑफ वुड भी है, वो भी हीट को इवॉल्व कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड आपका आ गया जैसे बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल। तो ये बर्न होके आपको क्या दे रही है, हीट दे रही है। तो एक्सोथर्मिक चेंज है जिसमें हीट इज इवॉल्विंग, मतलब हीट गिवन आउट हो रही है। इसका एग्जांपल हो गया आपका रेस्पिरेशन, कि योर फूड इज गिविंग यू एनर्जी, एंड बर्निंग ऑफ वुड और कोल दैट इज गिविंग यू हीट टू कीप यू वार्म। तो इसके अंदर आपका सेकंड आता है आपका एंडोथर्मिक चेंज। तो एंडोथर्मिक चेंज का मतलब है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज टेकिंग इन द हीट। तो इसका क्या मतलब हो गया, हीट इज एब्जॉर्बिंग, हीट इज एब्जॉर्बिंग, हीट इज टेकन इन, मतलब वो हीट को ले रहा है, वो होता है आपका एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है ना। जैसे अगर आप घर पे फूड कुक कर रहे हैं, तो फूड को जब आप गैस पे कुक कर रहे हैं, तो गैस से यू आर गिविंग एनर्जी टू फूड, मतलब आप उसको हीट दे रहे हैं। तो हीट जो आप दे रहे हैं दैट इज एंडोथर्मिक चेंज। जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस में जो एसेंशियल कंडीशन है वो है सनलाइट, ठीक है ना, क्योंकि सनलाइट से ही जो क्लोरोफिल है वो सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो वो जो सनलाइट है, मतलब जो प्लांट है दैट इज टेकिंग हीट फ्रॉम द सन, इसका मतलब हीट इज एब्सॉर्बिंग, ठीक है ना। अगर हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो इट मींस दैट इज एंडोथर्मिक चेंज। तो अगर हम एंडोथर्मिक चेंज की एग्जांपल की बात करें, तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है। इसके अलावा जब आप घर पे भी फूड कुक कर रहे हैं, तो फूड को कुक करने के लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुकिंग ऑफ फूड भी जो है वो एक एंडोथर्मिक चेंज का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, जैसे आप ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज आपने देखा होगा कि जब आप ग्लूकोज को अपनी टंग पे रखते हैं देन यू फील कोल्ड, ठीक है। तो ऐसा मुझे बताना किस किस बच्चे ने जो है ऐसा फील किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जब आप ग्लूकोज को अपनी टंग पे रखते हैं यानी यू फील वेरी कोल्ड। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ग्लूकोज क्या कर रहा है, दैट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम योर बॉडी सो दैट यू आर फीलिंग कूल एट योर टंग, ठीक है। वो ग्लूकोज क्या कर रहा है, आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे आपको टंग के ऊपर कैसा फील होता है, कूल फील होता है, ठीक है। तो व्हेन यू पुट ग्लूकोज ऑन योर फॉर्म, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम योर टंग। तो वो ग्लूकोज भी जो है वो हमारी फ्रॉम योर टंग, तो फिर वो जो ग्लूकोज भी हमारी टंग से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे हमें कूल फील होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। तो ये एक्सोथर्मिक चेंज और एंडोथर्मिक चेंज जो है वो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। और इवेपोरेशन का मतलब सेम ही होता है कि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि बॉइलिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेक्स प्लेस होती है, और जो इवेपोरेशन है उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर
टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, सरफेस एरिया कितना है, वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना इट्स अ काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब है कि वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बॉइलिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी जो है वो एक तरीके के अगर देखे जाएं तो फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है कि एक तरीके के फिजिकल चेंज है जिसमें किसी भी तरीके का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो जनरली हमारे चारों ओर जो होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा स्पेशल केस है फिजिकल और केमिकल चेंज के चैप्टर में कि बर्निंग का मतलब है कि कैंडल जो हो रही है वो बर्न हो रही है, एंड व्हेन द कैंडल बर्न्स टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, तो दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज, कि जब वो बर्न होके हमें हीट और लाइट, क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब यही है ना कि वो हमें कुछ नया सब्सटेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो जब वो हमें नया सब्सटेंस दे रहा है तो मतलब वो एक तरीके का केमिकल चेंज है। लेकिन जो उसकी वैक्स, जो वैक्स है दैट इज इवेपोरेटिंग, ठीक है, वैक्स इवेपोरेट हो रही है या मेल्ट हो रही है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। तो जब स्पेशली जब कैंडल बर्न हो रही है तो दोनों तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं। फिजिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज कब हो रहा है? जब आपकी जो वैक्स है, वैक्स इज इवेपोरेटिंग, ठीक है ना, वैक्स इज इवेपोरेटिंग और मेल्टिंग, तो वो एक तरीके का फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज कब है ये आपका? केमिकल चेंज कब है कि जो आपकी कैंडल बर्न हो रही है तो कैंडल बर्न्स टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। तो हमारा जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो दोनों ही चेंजेस में कंसीडर होता है कि ये आपका फिजिकल चेंज भी है और ये आपका केमिकल चेंज भी है। तो इसके अलावा और बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके चारों ओर टेक्स प्लेस हो रहे हैं, एंड यू कैन कैटेगराइज देम एज फिजिकल और केमिकल चेंज। नाउ वी विल स्टडी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं तो उसमें हीट जो है वो गिवन आउट हो रही है, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़े हैं ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस, तो उस हीट के बेसिस पे कई बार कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ एक्सपेंड हो जाते हैं। तो देखिए, मैनी मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो जब हीट होती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं हीट की वजह से। तो जो मोस्टली मेटल्स भी जो होते हैं ना वो हीट की वजह से एक्सपैंड हो जाते हैं, और जैसे जैसे उनको वो कूल होते हैं वो धीरे धीरे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी गैप रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीट की वजह से वो एकदम से एक्सपैंड हो जाती है और जब वो कूल होती है तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सॉलिड एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट व्हाइल गैसेस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। तो अगर एक्सपेंशन को सॉलिड और गैसेस के अंदर कंपेयर किया जाए तो सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे समर्स के अंदर काफी ज्यादा हीट होती है तो अगर कोई साइकिल खड़ी है तो साइकिल का टायर जो होता है वो गर्मियों में बर्स्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि साइकिल के टायर के अंदर क्या है, ट्यूब है, ठीक है, और बाहर जो सन का प्रेशर, जो सन की हीट है वो काफी ज्यादा है, तो ट्यूब क्या करती है, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से ट्यूब जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है। इसीलिए साइकिल की जो ट्यूब होती है उसके अंदर गर्मियों के अंदर बेसिकली प्रेशर जो है वो लेस रखा जाता है ताकि वो बर्स्ट ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होगा एंड इट्स टेकिंग द हीट फ्रॉम द सन, तो देयर आर मोर चांसेस टू बर्स्टिंग ऑफ द साइकिल ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का आपका कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं, या एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं, हीट उसमें गिवन आउट हो रही है या गिवन इन हो रही है, या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।